नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज अपना है 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर सेकंड। इसका लेक्चर फर्स्ट पहले कर लिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसको जाके देखिएगा। आज के इस लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कूलॉम्स लॉ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर स्क्वायर कैसे नोट करते हैं। उसके बाद कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, या इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन फोर्सेज है, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज की आप फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा कूलॉम्स लॉ। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, लिखिए कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं कूलॉम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल के कॉपी और पेन को रख दीजिए और ध्यान से बोर्ड के ऊपर यानी मेरी तरफ आप देखिए। तो अपन क्या करते हैं, देखिए हम पढ़ा चैप्टर लेक्चर फर्स्ट में देखा था कि जो लाइक चार्ज वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि वो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, या कितना न्यूटन है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वही अपने को मिलता है कूलॉम्स लॉ से मिलता है। तो स्टार्ट करें। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है और वो स्टेशनरी है, रुके हुए। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ वैलिड, ये भी बात है। तो अपन कंसिडर करते हैं 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है। तो आप अज्यूम कर लो एक पॉइंट चार्ज को आप Q1 अज्यूम कर लेते हैं और एक पॉइंट चार्ज Q2 अज्यूम कर लेते हैं, जो इससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऐसा अपन मान लेते हैं। और इनके बीच का जो सेपरेशन क्या मान लेते हैं, r अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है कि या तो दोनों चार्ज क्या हो, सिमिलर हो, मतलब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। मतलब क्या होने वाला है, Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जिनके बीच में फोर्स होता है वो होता है रिपल्सिव कोलम्बियन फोर्स, यानी यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव रहेगा। ये पहला केस। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि एक चार्ज आप पॉजिटिव मान लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट चार्ज Q1 और सेकेंड चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए Q2, और दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए। इनके बीच का सेपरेशन अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, r अज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है ये पॉजिटिव हो और ये क्या हो, नेगेटिव। तो अनलाइक चार्ज हो गए तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी यहाँ पे कुछ फोर्स एक ऐसा होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा। अब यहाँ पे रिपल्सन मतलब, अब ऐसा सिंबल में यूज कर रहा हूँ, देखिए ये जो चार्ज फर्स्ट चार्ज सेकंड पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसको मैं लिख रहा हूँ F21। इसका मतलब ये है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। और इसी प्रकार ये भी, अगर इसने इस पर फोर्स लगाया तो ये भी पलट कर इस पर फोर्स लगाएगा, इसको अपन बोलेंगे F12, मतलब फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो, अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 लेस देन 0 होने वाला है। कैसे, अगर ये 5 पे मान लो ये -3 है, तो 5 इंटू -3 -15 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देन फोर्स इज रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे रिपल्सिव और यहाँ पे ऑप्शन से क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव रहेगा। क्या बात क्लियर। तो यहाँ कुछ ऐसा रहेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे F12, और ये इस पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे F21। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ कब क्या होने वाला है आपने देख लिया, लेकिन बात ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो यही कूलॉम्स ने बताया और एक कूलॉम्स ने बताया। और एक बात और है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज होते हैं इक्वल और डायरेक्शन वाइज होते हैं अपोजिट। ठीक है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। F12 इज इक्वल टू F21 रहेगा। इसको अपन सिंपल F अज्यूम कर लेते हैं। अब इस F का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्स इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यही कूलॉम्स लॉ है। तो यहाँ अपन देखिए, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते थे, कांस्टेंट लेते हैं, उस कांस्टेंट को अपन यहाँ ले रहे हैं F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कुलॉम्स लॉ का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बात पे क्या है, दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। और एक यहाँ पे बात और, जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करी है, यानी अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, यानी एक तरह से सेंट्रल फोर्स। जैसे आपका 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स यानी ये सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स? सेंट्रल फोर्स और मीडियम पर डिपेंड करता है, जब करता है बाकी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये अपनी फॉर्मूले की बात होगी। पहले अपन इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो यही लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ देखिए, कुलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, नंबर फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between them, and this force acts along the line joining the two charges। क्लियर? तो ये आपको आप पॉज करके स्टेटमेंट लिख के आप ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते क्या क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, सारी बातें अपन करने वाले, इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सब कुछ अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर। अब आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूम की बात करेंगे, वैक्यूम और मीडियम दोनों की बात करेंगे। तो फॉर वैक्यूम या इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम जो के की वैल्यू होती है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक टर्म और आ गई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है 9 × 10⁹ 9 10 9 9 × 10⁹ और यूनिट की बात करो तो के की यूनिट आप निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के बाद में दिखा भी दूंगा। इसकी जो यूनिट आती है वो आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है। इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट इसको अपन बोलते हैं। आप चाहो लिख लीजिए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? अब यहाँ पे नया देखो, 4 तो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट 3.14, एप्सिलॉन नॉट के को बोलते हैं, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। मतलब क्या होता है कि फोर्स को कितना परमिट करेगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछता है, अभी बोर्ड एग्जाम 2023 में ही पूछा था ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है 8.854 × 10⁻⁻12 है। और इसकी जो यूनिट होने वाली है वो देखो यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इसके अपोजिट होगी, यानी ये आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी, इसका यूनिट भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो इसकी यूनिट हो गई। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब ये कैसे आता हो आप लिख सकते हो। चलो एक बार यहाँ तक क्लियर। तो अपन फोर्स को ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम को अपन ऐसा लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी K की जगह मैंने क्या चिपका दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये किस एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए? वैक्यूम के लिए। किसके लिए? वैक्यूम के लिए, हवा के लिए, एयर के लिए। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ यूनिट की बात करें, यूनिट मैंने हालांकि वैसे बता दी है। ठीक है, इतना पहले बात है, इतना क्लियर है। ये अपने कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है अपन ने? वैक्यूम में लिखा है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्लियर। अब आगे मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ वैक्यूम ना हो के मीडियम हो, तो क्या होगा? फोर्स इन मीडियम, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम, यानी फोर्स इन मीडियम। तो बच्चों मीडियम के लिए क्या करना होता है? इस एप्सिलॉन नॉट की जगह, मीडियम से क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ आपको लिखना है एप्सिलॉन, यानी FM लिखना है। FM मतलब फोर्स इन मीडियम, या चाहो तो आप वी लगा सकते, कोई जरूरत नहीं, उसको आप सिंपल F मतलब फोर्स इन वैक्यूम मान के चलेंगे। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फोर्स इन
मीडियम। कोई दिक्कत आपको? यानी इसका ये नोट हटा दीजिए। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, तो बच्चों इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसको बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसका नाम होता है। क्या बात क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया होगा, बोलो क्लियर। वैक्यूम में क्या होता है और मीडियम में क्या रहने वाला है। अब यहाँ मैं आगे थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ इसकी यूनिट के बारे में। तो के की यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के तो देखो कैसे लिखोगे। हालांकि मैंने यूनिट बता दी है, वैसे तो ये आएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट ऑफ के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, के को बनाओ सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा F(r²) Q1 Q2। खत्म कहानी। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर या स्क्वायर, और यहाँ कूलम इंटू कूलम क्या हो? कूलम स्क्वायर। बोलो क्लियर, ठीक है। और इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ के की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ के एग्जाम में पूछ सकते हैं। डायमेंशन ऑफ के मतलब डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, या डायमेंशन ऑफ मतलब जो कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट है, यानी उसकी डायरेक्शन, मतलब कांस्टेंट ऑफ कूलम्स लॉ, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कन्फ्यूज तो नहीं हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स लॉ का जो कांस्टेंट है के की डायमेंशन। तो वो क्या है कि देखिए बच्चों, इसके लिए मैं एक बात बोलूँगा आपको, कुछ डायमेंशन आपको याद कर लेनी चाहिए। वो भी लिखता हूँ मैं, आपको लिख के देता हूँ आपको। पहले एक तो वेलोसिटी के डायमेंशन आप याद कर लो। वेलोसिटी क्या होती है? L1t-1। ये आपका 11th का पार्ट है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन के आप डायमेंशन याद कर लीजिए, जो क्या होती है? L1t-2 होती है, ठीक है। उसके बाद आप फोर्स की डायमेंशन आप याद कर लीजिए, वो होती है M1 L1t-2। और उसके बाद एक वर्क की याद कर लीजिए, वर्क की क्या होती है? M1 L2t-2। और उसके बाद एक चार्ज की, जो अपने लेक्चर फर्स्ट में देखिए चार्ज की याद कर लो, वो होती है A1t1। और यह सबसे ज़्यादा डायमेंशन काम में आने वाली वो कौन सी आएगी? फोर्स की लगभग हर जगह में काम में आती रहती है। तो एक बार आप इनको लिख लीजिए, यहाँ तक मैं इसको साफ करूँगा यहाँ से। बोलो क्लियर। ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए रात को 2 बजे भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर अपने वो काम में आती रहती है, ठीक है। तो एक बार आप पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिएगा, मैं डायमेंशन को साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ के के लिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो देखिए डायमेंशन ऑफ के लिए यहाँ पे देखो यूनिट देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? न्यूटन। न्यूटन के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन? M1 L1t-2। यहाँ पे मीटर, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए L पावर 2। नीचे क्या है? कूलम यानी चार्ज, A1t1 का पावर क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो क्या बच्चों क्या बन जाएगा? ये M1 L1 L2 क्या बन जाएगा? L3t-2 ऊपर, ये T2 ऊपर जाके माइनस का 2 तो T-4, और ये A2 नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का 2, तो ये आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है क्लियर। उसके बाद यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, दोनों की एक ही बात, दोनों की सेम ही आएगी यूनिट। दोनों की देखो यहाँ से देख लो, दोनों की सेम आने वाली है। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम सेम रहेगा, ठीक है। तो दोनों को लिखता हूँ, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, ये हो गई परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब कितना परमिट करेगा फोर्स को, कितना फोर्स अप्लाई होगा दो चार्ज के बीच में, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होती है? देखिए ये होती है के की उल्टी, इसका अपोजिट तो आएगी बच्चों कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अपन ऐसा भी लिख देते कई बार C2n-1 और m-2, समझ गए? ऐसे इसको भाई यहाँ पावर 1 ऊपर ले जाके क्या बनेंगे? ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैंने सिंपल डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, दोनों की सेम रहेगी। डायमेंशन ऑफ परमिट, दोनों की यूनिट सेम, तो डायमेंशन सेम होने वाली, तो क्या करो इसका कर दीजिए अपोजिट, तो बन जाएगा M-1 L-3 T4 A2। ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे कूलम्स रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो एक बार इतना आप पॉज करके नोट कीजिएगा। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट आप लगा लीजिएगा कॉपी के अंदर, रिलेटिव परमिटिविटी
इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन आर, यहाँ शायद फोकस आ रहा हो, ये इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं और के से भी इसको डिनोट किया जाता है। किस से, एप्सिलॉन आर से भी दिखाते हैं और किससे दिखाते हैं, के से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, के। तो ये होता क्या है, तो इसको आप यूँ समझिए, देखिए बच्चों ये लिखा हुआ क्या है, आप हैंड डाल के छोड़ दीजिए, अब समझते हैं। कोई भी दो चार्जेज है ना, मान लो दो चार्जेज है Q1 और Q2, ठीक है, और इनके भी जो फोर्स लगता है, मान लीजिए वो F लग रहा है, क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, अभी देख लिया अपन ने। और किन्हीं भी दो चार्जेस के भी जो फोर्स है ना, वो वैक्यूम में मतलब फ्री स्पेस में होता है मैक्सिमम, और बाकी किसी भी मीडियम यानी अदर देन वैक्यूम, किसी भी मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जितने टाइम फोर्स डिक्रीज होगा, जितने टाइम फोर्स किसी मीडियम में डिक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो किसी भी मीडियम में फोर्स है, फोर्स इन मीडियम, वो क्या होगा, ये हो गया फोर्स इन वैक्यूम से कि जितने टाइम डिक्रीज हो रहा है उसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ऐसा कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो होगा F/Fm, F/Fm, यानी F क्या हो गया, फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन फ्री स्पेस, और Fm क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम। तो यही होता अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन इसको अपन यूँ बोल सकते। लेकिन एक बात यहाँ खास बात है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। डी, अगर ये वैक्यूम में डी डिस्टेंस पे रखे हुए थे तो मीडियम डिस्टेंस पे रहने चाहिए, और इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके ऐसा है। तो यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आप यूँ समझिए, समझा दिया मैंने कि जो वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम रहेगा, बाकी किसी भी मीडियम में फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी मीडियम में फोर्स जितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन फ्री स्पेस, और जितने टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा। तो ये इसको फिर यहाँ ले गए तो ऐसा कुछ आ गया। तो अब इसी को आप वर्ड्स में बोल दीजिए, क्या बोलेंगे, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, टू द फोर्स इन मीडियम, ठीक है। और डिटेल से जब ढंग से लिखा हुआ चाहिए तो ये मैंने लिख रखा है, जो बुक की लैंग्वेज होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जो कि ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ जो मैंने लिखा है बुक की लैंग्वेज, अब पढ़ लेते हैं। तो देखो बुक में क्या लिखा होता है, बुक में लिखा होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a medium may be defined as the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space यानी vacuum to the force between the same two charges when they are placed the same distance apart दूरी पे apart in the given medium, that is आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आगे इसके हम थोड़ा फॉर्मूले वगैरह की बात करेंगे, तो ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो एक बार पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे इसका हम कुछ फॉर्मूला वगैरह और बनाते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन आर को मैं लिख रहा हूँ, आगे एफ को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर को अपन एफ एम को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट मिलेगा। बोलो क्लियर। इसको एक डेफिनेशन और, इसकी आप एक डेफिनेशन और बोल सकते हो, कैसे, अभी मैंने पढ़ा था। ये क्या थी, परमिटिविटी एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, ये क्या थी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, ये क्या था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको यूँ ही बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी may be defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum, इसको यूँ भी बोल सकते। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आ गया। तो आज के बाद आपको फॉर्मूला याद रखना, आगे बहुत बार काम में आएगा। इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको लिखा जा सकता है
एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या इसी को आप यूं भी लिख सकते हो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अगर अपन एप्सिलॉन आर की जगह सिंबल के यूज करें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और ये अपन जब पढ़ेंगे आगे कैपेसिटर वहां अपन एप्सिलॉन आर की जगह के ही लिखेंगे, तो आप यहां तक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या इसी को अपन इन टर्म्स ऑफ के लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू में के भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। इसके बाद एग्जाम में मान लो आपसे पूछ ले आपसे इसकी यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या रहेगी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी तो क्या आएगी बता सकते हो आप? तो देखिए ऊपर भी क्या है, ये भी क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का यूनिट सेम, तो ये क्या आएगा यूनिट लेस। क्या रहेगा यूनिट लेस। तो आप इसको सिंपल ऐसा लिख लीजिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। कोई जब यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी, तो ये यूनिट लेस भी है और साथ में क्या है डायमेंशन लेस भी रहेगा। ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है, तो ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको अब देखिए, बोलो क्लियर यहाँ तक। अगर आपको फोर्स लिखना है तो इसको फोर्स को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स को 1/4 पाई मीडियम में जो फोर्स इन मीडियम इन टर्म्स ऑफ के आप लिख सकते हो फोर्स इन मीडियम। क्या लिख सकते हो फोर्स इन मीडियम, जो वैसे लिखा हो भी यहाँ पे ये रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन था, उसकी जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये मैंने कुछ बात एक्स्ट्रा बताई। अरे भाई पहले पढ़ा था ना कि फोर्स इन मीडियम, यहाँ क्या लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा था, उस एप्सिलॉन की जगह मैंने क्या चिपका दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर चिपका दिया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो इसको आप यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए। आगे अपना जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो वो भी अपन उसको भी अपन यहीं पे कर लेते हैं। तो एक बार आप यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिएगा। हाँ तो बच्चों अपना आज का पॉइंट नंबर थर्ड वो क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। यानी कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या हो, एग्जाम में आ भी सकता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, या ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कौन सा मतलब इसमें सही है ऐसा कुछ। तो वेक्टर तो आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। भाई देख कूलॉम्स लॉ क्या बताता है फोर्स बताता है किनके बीच दो चार्जेस के बीच का, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको अपने को वेक्टर में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, उसको अपन क्या बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अपने देख लिया है कूलॉम्स लॉ से F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में राइट करना। देखिए मान लीजिए अपने पास दो चार्ज है, दो चार्ज आप मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज वही यहाँ पे आप एक चार्ज अज्यूम कर लीजिए Q1, यहाँ पे एक चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है वो आप अज्यूम कर लीजिए क्या अज्यूम कर लेते हैं वो अपन R अज्यूम कर लेते हैं। डिस्टेंस को अपन ने R अज्यूम कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन शायद आपको हो सकता है, हो चलो वो नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई चार्ज तो स्पेस में कहीं रखे होंगे, तो इनका क्या होगा पोजिशन वेक्टर होगा। तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ इसका मान लीजिए कोई पॉइंट ओरिजिन, इस पॉइंट O के अबाउट इस चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ R1 वेक्टर, और चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर मैं अज्यूम कर रहा हूँ R2 वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस हो आप अज्यूम कर लीजिए R वेक्टर अज्यूम कर लीजिए जो भी है, ठीक है। तो ये कुछ जैसे आप अज्यूम करो मान लीजिए जैसे अज्यूम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा देखिए ये चार्ज फर्स्ट 4 सेकंड पे क्या हो रहा होगा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, उसको मैं बोल रहा हूँ F21 वेक्टर। कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म में कंफ्यूजन होता है, आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ के अंदर, क्योंकि यहाँ बुक्स के अंदर इसको इधर कुछ मैं बता दूंगा अभी F21 वेक्टर, और यहाँ ये समझ गए फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। इसी प्रकार ये भी इस पर फोर्स है, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसको मैं बोलूँगा F12 वेक्टर फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड, ठीक है। ये नहीं लिखे तो भी काम चल सकता है, लेकिन इसके बिना चलो। तो यहाँ पे देखो मैं पहले लिख रहा हूँ फर्स्ट में लिख रहा हूँ F12 वेक्टर। देखो क्या होता है इनके बीच का जो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड क्या होगा
वो होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। ये तो क्या था अपना स्केलर है, मैग्नीट्यूड है फोर्स का। इसको अपन क्या बनाना चाहते हैं, वेक्टर। तो इसको क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए अपन कौन सा वेक्टर यूज़ करते थे, 11वीं क्लास याद कीजिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दिखाते किससे, आर केप से। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। भाई आर के वन पढ़ा ना, आर के इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर, यानी देखो, और ये हो गया आर के। तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट अगर आपको डायरेक्शन गिवन देनी है तो यहाँ क्या लेके आना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लेके आना पड़ेगा। तो मैं सारी कहानी खत्म करता हूँ आपको वेक्टर फॉर्म के लिए। इसको जो फाइनल जिससे न्यूमेरिकल भी आपके हो जाएंगे, तो आपको लिखना है F12 वेक्टर, लिखना है यहाँ पे Q1 Q2, नीचे आप लिखिए मोड के अंदर R1 वेक्टर, चलो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्या करना है। एक बार बच्चों, एक बार थोड़ा सा रुकना, यहाँ पे क्या करना, देखिए नीचे F12 यानी फोर्स ऑन, मैंने लिखा नहीं वर्ड्स के अंदर, फोर्स ऑन चार्ज, आप लिख देना यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। जो क्या लिखोगे, Q1 Q2 डिवाइड बाई मोड के अंदर R2 माइनस R1। देखिए मोड के अंदर आप चाहे R2 माइनस R1 लिखिएगा, चाहे R1 माइनस R2 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा, यानी F12 वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे Q1 Q2 डिवाइड बाई, यहाँ लिखना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब। और यहाँ के लिए आपको बता दूँ मैं ट्रिक, क्या बता रहा, यहाँ के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या, देखिए F12 का मतलब है आप कहाँ से कहाँ आए, आप आए 2 से फर्स्ट। भाई F12 मतलब क्या है, चार्ज जो सेकंड है, चार्ज फर्स्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये कुछ ऐसे आ रहा होगा। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो इसको आपको लिखना है यहाँ पे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ लिखोगे आप R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड, ठीक है, क्लियर। इस सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। तो इसको क्या लिखना है, देखिए इसको, यानी ये लिखोगे आप F21 वेक्टर। तो सेम बाकी कहानी सेम चलेगी, Q1 Q2 अपॉन नीचे जो भी, उससे कोई फर्क, नीचे आप चाहे R2 माइनस R1 करो, चाहे आप R1 माइनस R2 करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब, यहाँ पे क्यूब करना है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको F21 का मतलब आपका आरो 1 से 2 पर, 1 से 2 पर, तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। तो यहाँ आप लिखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बस, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जब आप न्यूमेरिकल करो, क्या करो, न्यूमेरिकल, तो आपको पोजीशन वेक्टर दिया होगा, और पोजीशन वेक्टर के बारे में 11वीं क्लास में डिटेल से पढ़ा होगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करो, तो इन न्यूमेरिकल के लिए Q1 Q2 को आपको विद साइन रखना है। क्या रखना है, विद साइन। और यहाँ से अपने आप सोल्व हो ही जाएगा। मोड आपको निकालना वेक्टर का आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये 11वीं का वेक्टर का पार्ट है। लेकिन न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, अगर आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है और वेक्टर फॉर्म में कुछ आपसे सवाल पूछा, तो यहाँ Q1 Q2 विद साइन पुट करना है। Q1 एंड Q2 पुट विद साइन, साइन के साथ रखना है, चिन्ह के साथ रखना है। कहानी क्लियर है। तो ये आपका कूलॉम लॉ हो गया इन वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात और करता हूँ, अब इसको थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं लिख सकता हूँ F21 वेक्टर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस Q1 Q2, नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, और यहाँ ये लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, और इसको आप ध्यान से बच्चों जब देखोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए F12 वेक्टर, यानी
F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ F12 वेक्टर। यानी यहाँ से साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल, बट इन डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट। माइनस क्या बता रहा है, दोनों फोर्स क्या होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, इक्वल, जबकि दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। यानी किसको फॉलो कर रहा है, यानी एक तरह से कूलॉम्स लॉ आपका हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। हैंस कूलॉम्स लॉ, हैंस कूलॉम्स लॉ ओबे या फॉलो दी, ओबे दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो ऐसा, हेंस कूलॉम्स लॉ ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो दोनों फोर्स वो क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही था कूलॉम्स थर्ड लॉ। तो ये आपका हो गया, अगर एग्जाम में आता है कि राइट कूलॉम्स इन वेक्टर फॉर्म, तो ये आपको सिंपल लिख देना है। ठीक है, ये R1 R2 पोजिशन वेक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो आप इतना एक बार पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की, अपन बातें करेंगे। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, लिखिए आज का नेक्स्ट हेडिंग, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसी को बच्चों बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या बताएगा, देखिए अपने दो चार्जेस के बीच फोर्स देख लिया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R²। अब मान लो बहुत सारे चार्ज हो, 2 3 हो, 4 हो, 5 6 7, मतलब n टाइम्स ऑफ चार्ज, मतलब n अपने पास चार्जेस है, और किसी एक चार्ज पे वो फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स, तो वो कैसे निकलेगा। तो यही है आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या फोर्स अमंग मल्टीपल चार्जेस, इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। लिखा हुआ है क्या, वो बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि मान लीजिए पास बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए, Q1 चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए। क्या अज्यूम कर लिया मैंने, यहाँ पे एक चार्ज है Q1 मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। फिर यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। डायग्राम को मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक से थोड़ा सा डिफरेंट में डायग्राम बनाऊंगा। और यहाँ पे आप चार्ज मान लीजिए, एक चार्ज Q4 मान लीजिए, ऐसे करते गए, और यहाँ पे मान लीजिए अपने पास n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, Q2 Q3 Q4, यहाँ पे Q4, फिर Q5 Q6 Q7 Q8 समझ ऐसे n टाइम्स ऑफ चार्ज, 10 20 30 हज़ार जितने भी चार्ज रखे हुए हैं। और इन सब की वजह से अपने को इस Q1 चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कि इन सब की वजह से इस चार्ज Q1 पर नेट फोर्स क्या रहेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हो क्या रहा होगा, ये वाला चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। और अभी अपन मान के चले कि दोनों ये इनकी जो नेचर है सबकी, मतलब सारे लाइक चार्ज है, वो तो आप पता ही है कि लाइक है तो क्या होगा रिपल्सन, और अनलाइक तो क्या होगा अट्रैक्शन। तो अभी मान लीजिए सबकी नेचर सेम है, सब पॉजिटिव मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए मान लीजिए ये वाला चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस चार्ज को अपन अज्यूम कर लेते हैं F12 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। इसी प्रकार सिमिलरली ये चार्ज जो Q3 ये भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ F13 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज थर्ड। सिमिलरली ये चार्ज 4 भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो डायग्राम सुंदर आप बना लेना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं F14 वेक्टर। सिमिलर से करते हैं कैसे, ये जो एनवा चार्ज वो भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, हाँ या ना। तो इसको हम बोल देते हैं F1n वेक्टर। तो इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या कर लीजिए आप, सबको ऐड कर लो। अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो नेट फोर्स क्या रहेगा इसके ऊपर, तो नेट फोर्स रहेगा, इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो स्पेस की वजह से। तो नेट फोर्स को मैं बोल रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, चार्ज फर्स्ट या चार्ज Q1, वो क्या रहेगा, तो इसको आप F नेट बोल दो और वेक्टर में बोल दो, वो क्या रहेगा, सबको जोड़ लो, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करना है, वेक्टोरियल ऐड करना है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल, कि बहुत सारे चार्ज हो और आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो सब इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स देख लीजिए
और सबका वेक्टर सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वेक्टर सम। वेक्टर सम करना है मतलब आपको एंगल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में 4 + 3 7 भी हो सकता है, 4 + 3 1 भी हो सकता है, और 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर का जो सम है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। आपको आई होप वेक्टर की कहानी याद आ रही होगी। मीन्स आपको वेक्टर सम करना है। क्लियर कहानी? कि बहुत सारे चार्ज हो, किसी एक चार्ज फोर्स निकालना है, तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स देख लीजिए और सबका वेक्टर सम कर लीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? नेट फोर्स जो मिलने वाला है F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F ऐसे एंड सो ऑन क्या आने वाला है? F1n वेक्टर आने वाला है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, तो यही और मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक बात और यहाँ पे, मान लीजिए पहले यहाँ पे 2 ही चार्ज थे, 1 और 2, और इनके बीच फोर्स लग रहा था F12। यहाँ मान लो पहले और कोई चार्ज नहीं थे, मान लो 2 ही, अभी ये भी नहीं, मान लो ये भी अभी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा मान लीजिए 2 ही चार्ज थे। हुआ क्या? ये तीसरा चार्ज और आ गया, तो तीसरा चार्ज आकर इस पर फोर्स लगा रहा है F13 वेक्टर। तो क्या इस पर नेट फोर्स चेंज होएगा? तो इस पर नेट फोर्स चेंज नहीं होगा, वो मतलब सॉरी नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए मेरी बात, दोबारा सुनिए, थोड़ी सी गलती होगी बोलने के अंदर। कि मान लो यहाँ पे ये चार्ज नहीं है, पहले क्या था, केवल 2 चार्ज थे, पहले Q1 1 और 2 थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे तीसरा चार्ज और आ गया, तीसरा चार्ज और आ गया। तो इसकी वजह से क्या इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था 1 और 2 के बीच F12, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा? तो इसका आंसर नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं। हाँ, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। इसको आप यूँ समझिए कि मान लीजिए इन दोनों के बीच में पहले, इसके आने से पहले इन दोनों की ज़िंदगी में 2 न्यूटन का प्यार चल रहा था। कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का प्यार चल रहा था। अब हुआ क्या, इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा और आ गया। ठीक है, तो ये इसको भी प्यार करने लगा, और मान लो इसने आके इसको 1 न्यूटन का प्यार और दे दिया। तो इसके आने की वजह से इन दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि 2 चार्ज के भी जो फोर्स लग रहा है वो किसी अन्य चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस से इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके थोड़ा समझा देगा कि आपको प्यार व्यार की बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी एज ही ऐसी है अभी, तो इन प्यार व्यार के चक्कर को छोड़िए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरी आपको एडवाइस है। ठीक है, यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे क्या है, फोर्स, ये मैंने लिखा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू, अब स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, जो भी कोई चार्ज, गिवन चार्ज Q1 आपने अज्यूम कर लिया, ऑन गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स exerted on it due to all other charges। क्या करना आपको? वेक्टर सम, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स exerted on it due to all other charges। और जो मैंने लास्ट लाइन बोली थी, द फोर्स बिटवीन 2 charges is not affected by the presence or absence of other charges। यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, बल हिंदी में बोल दिया, फोर्स लग रहा है, वो इनके प्रेजेंस और एब्सेंस से इफेक्ट नहीं होगा। कहानी क्लियर? तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब इसको बुक में थोड़ा सा टफ कर देता है, वो भी मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। हालांकि यही न्यूमेरिकल्स के लिए यही काफ़ी है, बस आपको वेक्टर सम करना है। इसका न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे इसके न्यूमेरिकल होते, वो अपन करेंगे एक सेपरेट लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 3 इसके 12 लेक्चर में करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, वेक्टर का सम कैसे किया जाता है, जो आपने 11th में पढ़ा था वो यहाँ मैं आपको वापस समझा दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा बुक में लिखा हुआ था, वो आपको मैं लिख के समझा देता हूँ। तो अब इसके लिए क्या कर लीजिए आप,
इनके बीच का, हालांकि ये थोड़ा सा बोरिंग है, अभी यहाँ से थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि इतना वैसे न्यूमेरिकल से ज़्यादा सफिशिएंट नहीं। हाँ, लिखने के लिए एग्जाम में आता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आपको ये स्टेटमेंट लिख के, ये डायग्राम बना के जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको लिख देना है। हालांकि वैसे न्यूमेरिकल के इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, वो तो आपको 11th का वेक्टर काम आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो जैसा बुक में लिखा होता है, आप 1 और 2 के बीच का वेक्टर आप अज्यूम कर लो R12 वेक्टर, 1 और 3 के बीच का वेक्टर आप अज्यूम कर लीजिए R13 वेक्टर, और ऐसे 1 और 4 के बीच का वेक्टर अज्यूम कर लीजिए R14 वेक्टर, और ये आप R1n वेक्टर अज्यूम कर लीजिएगा। तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर के अंदर, किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, ये अपन लिखेंगे K Q1 Q2, K Q1 Q2, और यहाँ क्या करो, इनके बीच का डिस्टेंस का वर्क करोगे तो डिस्टेंस क्या होगी, इस वेक्टर का निकाल लीजिए आप मैग्नीट्यूड, यानी मोड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ लगा दीजिए आप R12 कैप लगा दीजिए। सिमिलरली यहाँ क्या लगा दीजिए, K, इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे, ये तो हो गया इन दोनों के बीच का फोर्स, यहाँ क्या करोगे, K Q1 Q3 अपॉन R13 के मोड का वर्ग, और यहाँ लगा दो R13 कैप इज द यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या है 3 to 1 रहेगी। और ऐसे आप इसको आगे लिख लीजिए, इन दोनों के, इसको छोड़ दो, लास्ट में nth वाला लिख लीजिए, क्या आएगा, K Q1 Qn, इन दोनों के बीच का फोर्स, इनके बीच का डिस्टेंस क्या करोगे, वेक्टर का मोड निकाल लो भाई, मोड ये तो है ना मैग्नीट्यूड इसका मोड, तो R1n के वेक्टर मोड का स्क्वायर, और यहाँ लगा दीजिए आप R1n कैप लगा दीजिए। अब क्या करो, यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन देखिए, यहाँ पे KQ1 सबसे कॉमन, उसको आप कॉमन निकाल लो। तो यहाँ क्या कर लीजिए आप, F जो नेट आएगा वो यहाँ से KQ1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका यहाँ पे Q2, यहाँ पे क्या बचेगा Q2 अपॉन में क्या बचेगा R12 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा R12 कैप बच जाएगा, प्लस यहाँ पे Q3 बचेगा, Q3 अपॉन R13 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे R13 कैप प्लस यहाँ पे Qn बचेगा, और यहाँ पे R1n वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यहाँ पे R1 कैप बच जाएगा। अब इसको देखो क्या करते हैं बच्चों, एक सीरीज आ रही है, इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, F नेट K को आप लिख सकते हो 1 अपॉन यहाँ पे Q1 K की जगह लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो सीरीज आती है उसको मैथमेटिकली लिखते हैं सिग्मा, यहाँ लगा दीजिए सिग्मा, और यहाँ आप लिखिए QI, और नीचे आप लिख दीजिए R1I के मोड का स्क्वायर, और यहाँ आप लिखिए R1I कैप, वेर I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करें, 2 से लेके n तक। अगर आप n की वैल्यू, I की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप फर्स्ट टर्म मिलेगी, देखो यहाँ पे 2 लिखो तो 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो इसको ऐसा बुक में लिखा होता है, हालांकि न्यूमेरिकल्स में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। क्या बात क्लियर? तो एक बार आप इतना, आपको आई होप समझ में आया होगा, इतना आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे कूलाम्ब जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं, जो अपना एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और एक आज में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेंगे। इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो आप लिखिए फर्स्ट हेडिंग सिमिलरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए हमने 11th में पढ़ा था कि दो मासेज हैं, एक मास आप अज्यूम कर लीजिए m1, एक अज्यूम कर लीजिए m2, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है r। तो F क्या आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आया था, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। सिमिलरली हमने पढ़ा यहाँ पे कि दो चार्ज है, एक को आप q1 अज्यूम कर लो, एक को आप q2 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और इनके बीच आप क्या अज्यूम कर लीजिए, r अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, कुछ ऐसा ही आ रहा है। बस यहाँ पे कांस्टेंट g था, इसको क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही था।
और ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे मास थे और यहाँ पे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, ठीक, और डिस्टेंस आर आ रहा है। तो बच्चों इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी देखिए जो दोनों ही फोर्सेज है वो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी बोथ दी फोर्सेज, जो पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोथ फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, या बोथ फोर्सेज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी इसको फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं, ठीक है, किसका, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये आप फॉर्मूला भी साथ साथ में लिखना, और ये पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लिख लीजिएगा, बोथ फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बात क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट भी अपन समझने की कोशिश करते हैं यहीं से, कैसे देखिए, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट एक बार क्या करो समझ लो पहले, बाद में आप नोट करना है, एक बार समझ लीजिए पूरा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या देखिए, दोनों ही फोर्सेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे चार्ज के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका पॉइंट नंबर सेकंड है। बोथ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेज और चार्जेज, मासेज और चार्जेज। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दोनों ही देखिए मास के प्रोपोर्शनल और ये चार्ज के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पहले ही बात हो चुकी है, जिसको मैं समझा लेक्चर स्टार्टिंग में जहाँ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। ये कैसे लगता है, along the line joining the two bodies या two charges या two masses, और ऐसे फोर्सेस को अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, के अंदर ये बल हिंदी में सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 यही है भाई, देखिए कैसे लगेगा, ये तो हमेशा होता है अट्रैक्टिव, इधर लगेगा इधर लगेगा। अब यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही हो सकता है, क्योंकि अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो लेकिन होगा वो कैसे, या तो लाइन के यूं या यूं रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज, दैट इज दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। ये आपका पॉइंट नंबर 3 क्लियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ध्यान से पढ़ना, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। 11th में अपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, ऐसा फोर्स जिसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, और एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोवर्ड। क्या बात क्लियर। यह आपका पॉइंट नंबर 4 जो आपको समझ में आ गया होगा। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आपने 11th में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों ही फोर्स वैक्यूम में भी लगते हैं, तो बोथ फोर्सेज कैन ऑपरेट इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस। तो ये तीन के बीच में सिमिलरिटीज, तो एक बार आप पॉज करके सिमिलरिटीज लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, इनके में डिफरेंस क्या है या डिसिमिलरिटीज क्या है। तो देखिएगा डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये यहाँ पे क्या देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चों, वो हमेशा है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा ये क्या रहेगा, ये एक मास दूसरे मास को अपने अट्रैक्टिव करेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्या बात क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। यही पॉइंट नंबर सेकंड है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। कहानी क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको ये मैं ऑर्डर बताता हूँ, जहाँ आपने 11th में पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, 11th क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर पढ़ा था। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेज आपने पढ़ा था। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है बच्चों FN, न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आता था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद आपका आता था वीक फोर्स,
और उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकर फोर्स है, कमज़ोर बल है। ये बलों का फोर्सेस का ऑर्डर भी होता है। तो ये लिखा है पॉइंट नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ठीक है, और यहीं पे आपको ये जो फोर्सेज का, जो मैंने हिंदी में शायद बल बोल दिया हो, फोर्सेज का जो ऑर्डर वो भी आपको याद कर लेना है। ये न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, देन वीक फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात क्लियर? तो ये भी आपको याद कर लेना। न्यूक्लियर फोर्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ही यहाँ पे अपने सिलेबस में गिवन है। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है। लेक्चर 3 में अपन करेंगे कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मैं बोर्ड पे लिखता इसलिए हूँ ताकि आप नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लो, और बच्चों आप लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाओगे तो वो आपके हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल क्लास की तरह हो जाएंगे, और खुद के लिखे हुए नोट्स बहुत बेटर होते हैं, क्योंकि पता होता है कि क्या लिखी हुई है और क्यों लिखी है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।